हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को प्रॉमिस के अनुसार, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपको बताए थे कि आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को क्लियरली कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता दिए थे और बोले थे कि नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हालांकि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दो ही टाइप का होता है, नहीं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का है या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो वो दो ही टाइप का है। एक को आप सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, एक पैरेलल। लेकिन उसी सीरीज पैरेलल का एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, रहेगा तो सीरीज में या फिर पैरेलल में, लेकिन जब आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो वहाँ सीरीज पैरेलल के अलावा भी कोई ना कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आएगा। तो उसका कोई थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं होता है, न्यूमेरिकल में ही जो चेंजिंग होंगे, जो एक्स्ट्रा अप्रोच होगा उसको हम लोग डिस्कस कर देते हैं, ठीक है ना। तो आइए एक एक प्रॉब्लम से हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में आप कैपेसिटर में देखिएगा तो बहुत प्रॉब्लम नहीं दिया हुआ है, बहुत कम दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड बुक एससी वर्मा लिए हुए हैं और उसी के प्रॉब्लम्स को और कुछ अपना प्रॉब्लम जो अच्छा लगता है हमको, जो सीखने के लिए बच्चों के आवश्यक होते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम का ऐसा नहीं कि डेप्थ बहुत ज़्यादा हो और आप सीख नहीं पाएँ, तो पहले बिलो स्टाइल का प्रॉब्लम जिसको कि आसानी से आप सीख सकते हैं वैसे प्रॉब्लम को लाते हैं। उसके बाद फिर एससी वर्मा के कुछ अच्छे प्रॉब्लम जो कि कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट से गाइडेड है उसको देखते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। आइए पहले शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम यहाँ है, एग्जाम्पल फर्स्ट, एक सेकंड है, एक थर्ड है, और ये आप देख पा रहे हैं एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ देंगे, आप लिख लीजिएगा, उसी का यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका तो आप समझ रहे हैं, यहाँ आप इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर चाहें इस प्रॉब्लम में लिखना तो आप लिख सकते हैं कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना। पेपर और कॉपी साथ में लेंगे, आप लिखना हो तो लिख लीजिए। इस क्वेश्चन एक में यानी एग्जाम्पल फर्स्ट में है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। अब टेक्निक की बात करते हैं दोस्त। तो टेक्निक में आपको बताया गया कि कॉम्बिनेशन होगा तो या तो सीरीज का होगा और नहीं तो पैरेलल का होगा। अब हमको इसमें देखना है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि पैरेलल में है, और उसको देखने के लिए बहुत आसान तरीका हम आपको बताते हैं। पहले भी बता चुके हैं कि पहले आप क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, और नंबरिंग करेंगे तो वो अपने आप जो कॉन्सेप्ट था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अगर इक्वल आया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम आया तो कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट आ गया कैपेसिटर्स का तो उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। या फिर चार्ज पर सोचेंगे तो चार्ज सेम रहेगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और चार्ज डिफरेंट रहे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। जनरली होता है ये कि चार्ज वाला कॉन्सेप्ट नहीं काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस वाला करता है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर सोचने का प्रयास करते हैं। देखिए आप ध्यान से, यहाँ इस पॉइंट को आप बी बोले हुए हैं, इस पॉइंट को ए बोले हुए हैं, थोड़ा उल्टा लग रहा है। इसको हम बी कह देते हैं और इसको ए कह देते हैं। इसके बीच का हमको चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हम पहले ही बोले थे कि आप पहले नाम दीजिएगा, तो अगर ये यहाँ है तो ये भी ये हो जाएगा, नो डाउट ये भी ये होगा, क्योंकि बीच में कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये भी ये हो जाएगा, और नो डाउट ये भी ये होगा, है ना। अगर इधर से आप चलें तो इसका भी नाम अगर बी दे सकते हैं तो ये भी बी हो जाएगा, यहाँ भी बी होगा और यहाँ भी बी होगा। अब कहिएगा नाम देने से फ़ायदा क्या हुआ, तो देख लो भाई, यहाँ पर ए और बी है यानी वी ए माइनस वी बी, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ भी ए और बी है तो यहाँ भी लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, ठीक है। इसके लिए देखिए यहाँ भी ए है और बी है तो ये भी वी ए माइनस वी बी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुआ कि डिफरेंट हुआ, सेम हुआ। तो इस कॉम्बिनेशन को आप सीरीज बोलिएगा कि पैरेलल बोलिएगा,
तो स्वाभाविक है जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे तो पैरेलल ही बोलते हैं। और रहा डायग्राम बनाने की बात, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, तो वो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ से आप ए ले लीजिए इसको, ठीक है ना, और 3 कैपेसिटर है, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये सी हो गया, इसको हम बी कह दिए इधर। एक और कैपेसिटेंस यहाँ ले लिए, इसको भी सी कह दिए, और एक और कैपेसिटेंस यहाँ ले लिए, इसको भी हम क्या कह दिए, सी कह दिए। अभी ये तीनों सी सीरीज में है कि पैरेलल में है, आप क्या बोलिएगा, तीनों सी को सीरीज की पैरेलल, आप कहिएगा कि पैरेलल में है। और जब ये पैरेलल में है तो नो डाउट सी इक्विवेलेंट लिखना है, तो C1 + C2 + C3 यानी 3C हो जाएगा। आसान है कि नहीं है? चलिए उसी तरह का यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, इसमें आप देख लीजिए, तो यहाँ भी वही काम करना है जैसे आप वहाँ पर नाम दिए हुए थे, इसमें भी वही फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अगर ये ए है भाई, ठीक है ना, तो अगर कोई कहे कि वो अगर ए है तो आप एक सेकेंड, हाँ, तो इस पॉइंट को ए कहने में कोई दिक्कत होगा? कहेंगे एकदम नहीं, ये भी ए हो गया। अगर यहाँ पर बी है तो नो डाउट ये बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी आपका बी ही होगा, ये भी बी होगा। अब इधर का नाम पता नहीं है, कुछ भी मान लेते हैं, सी नहीं लिख रहे हैं, पी लिख देते हैं, पी लिख दिए। अब आप देखिए यहाँ पर आराम से आपको दिख रहा होगा, जब इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाइएगा तो उसको अप्रोच कैसे करना है, बहुत आसान है। आप ए के तरफ से चलिए, यहाँ ए है, देख पा रहे हैं, तो ए का 2 टर्मिनल यहाँ है, एक टर्मिनल से ये वाला सी कनेक्टेड है, दूसरे से ये वाला। तो आप भी यहाँ 2 टर्मिनल, देखिए इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं, 2 टर्मिनल ले लीजिए, एक से आप सी कह दीजिए और दूसरा टर्मिनल से भी क्या हो गया, सी ही हो गया, है ना। तो अब ये वाला टर्मिनल पहुंच गया किस पर हुआ, बी पर, ठीक है ना, और ये वाला टर्मिनल आ गया पी पर, इसको क्या बोलिए, पी। अब जैसे ही आप पी पर चलते हैं तो देखिए पी का 2 टर्मिनल हो गया, इसका मतलब पी 2 हिस्सा में बढ़ जाएगा, एक सी इधर आ जाएगा और दूसरा टर्मिनल नो डाउट इधर हो जाएगा। बात को समझे? अब आप ये सोच रहे होंगे कि दूसरा टर्मिनल जब इधर हो गया, ठीक है, एक टर्मिनल उधर हो गया, एक सी ये हो गया, अभी ये वाला आप सी देखिए, ये सॉरी पी यहाँ ना है तो इधर सी, इधर सी, ये सी जाके इस बी से कनेक्टेड है, और इधर वाला सी भी देखिए किससे कनेक्टेड है, बी से। तो आप कहीं नहीं यहाँ पर बी कह दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब ये बी है और यहाँ भी बी है, तो इसको ला के मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं, तो ये सब मिल के क्या हो गया, बी। अब तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिख रहा होगा ना, ये दोनों सीरीज में कि पैरेलल में, ये Vp माइनस Vb है और ये भी Vp माइनस Vb है, तो ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में। तो पैरेलल में हो गया तो आप समझ सकते हैं C और C पैरेलल में हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2C। और 2C और C देखिए, 2C और C सीरीज में हो जाएगा, तो 2C और C सीरीज में होगा तो आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा C गुने 2C बटे C प्लस क्या 2C। नहीं, अब ये कैलकुलेशन कर रहा है कि ये हो जाएगा 2C बाई क्या 3। अब ये 2C बाई 3 जो आया उसके साथ C को देखिए तो ये पैरेलल में है, तो अब यहाँ C इक्विवेलेंट की बारी है। तो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट तो जानते हैं, इसके लिए C लिखिएगा, है ना। यहाँ 2C को थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। इसके लिए C लिखिएगा और इसके लिए 2C बाई 3 है। अभी कैलकुलेशन क्या कहता है, 5C बाई 3। कोई दिक्कत? तो इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, ठीक है ना दोस्त। अब आगे बढ़िए, देखिए एक और दिए हुए हैं, इसको भी ध्यान से देख लीजिए आप। तो क्या कहिएगा आप, देखिए यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ C है, फिर हम बोले हैं कुछ भी रहे आप एकदम सिंगल होल्डिंग चलिएगा, पहले नाम लिखना है, ये ध्यान में रखिए। प्रॉब्लम खूब प्रैक्टिस करिए, कोई किताब ले लीजिए, बनाते रहिए। जितना सीरीज पैरेलल का प्रॉब्लम है धड़ाधड़ बनेगा।
आज के बाद प्रॉब्लम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सीरीज पैरेलल के खासकर। तो यहाँ सिचुएशन जो है हम बोले हैं कि इधर तो नाम देने का कोई गुंजाइश नहीं है, इधर नाम को दिया जा सकता है। ये बी है तो नो डाउट ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? अभी आप देख लीजिए, इसका पोटेंशियल लिखिए तो वी ए माइनस वी बी, इसका पोटेंशियल देखिए वी ए माइनस वी बी, इसका पोटेंशियल देखिए वी ए माइनस वी बी, इसका भी पोटेंशियल देखिए वी ए माइनस वी बी। तो क्या कहिएगा, तीनों का पोटेंशियल सेम है ना, इसको ए मान लेते हैं और इधर इसका पोटेंशियल सी, ये चला गया बी पर, किस पर आ गया? बी पर। तो वी ए माइनस वी बी हुआ ना, इसको भी सी लिख दे, वी ए माइनस वी बी हुआ, इसको भी सी लिख दे, वी ए माइनस वी बी हुआ, और यहाँ एक और सी लिख दे, ये भी वी ए माइनस क्या हुआ? वी बी हुआ। अभी देखिए ये चारों सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट। अब तो आपको पता चल गया ना कि सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी कितना हो गया? 4c। तो बहुत आसान है इस तरह के सीरीज पैरेलल के प्रॉब्लम्स को बनाना, ठीक है ना। और भी इस तरह का प्रॉब्लम है, उसको हम लेते हैं। फिलहाल तो ये 3 जो था ये अपने से हम दिए हुए थे ताकि आप सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझिए। अब एक प्रॉब्लम जो एस.सी. वर्मा के बुक से है, क्वेश्चन नंबर 17, तो उस एस.सी. वर्मा के बुक के इस प्रॉब्लम को हम लोग लेते हैं। इधर हम हटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया, ठीक है। चलिए, तो अभी हम बोले थे कि एस.सी. वर्मा के किताब को आप अगर घर पर रखे हों तो ठीक है, उसी किताब से देख के बनाइए, और अदरवाइज नहीं हो तो कॉपी और पेन आप लिए होंगे। इस क्वेश्चन नंबर 17 को लिखिए, हम बोल देते हैं। लिखा है, एक कैपेसिटर इज मेड ऑफ ए फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए। कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसका एक प्लेट फ्लैट है और उसका एरिया कितना है? ए है। मतलब इस प्लेट का एरिया ए दिया हुआ है, इसका प्लेट का एरिया ए है, फ्लैट प्लेट जिसका एरिया ए है। एंड ए सेकेंड प्लेट हैविंग ए स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर। सेकेंड प्लेट जो है ये सीढ़ी नुमा है, जिसका देख रहे हैं लेंथ ए है और हाइट बी है। तो एक फ्लैट प्लेट है, दूसरा सीढ़ी नुमा है। उसके बाद कह रहा है द विड्थ ऑफ द ईच स्टेयर इज ए, नहीं, एंड ईच स्टेयर इज ए एंड द हाइट इज बी। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द असेंबली। कह रहा है इस असेंबली का क्या निकालिए? कैपेसिटी निकालिए। उसी को हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो प्लेट एरिया जो फ्लैट प्लेट है उसका एरिया कितना लिया हुआ है? ए, और ऊपर वाले का एरिया दिया नहीं है, ये आप समझ लीजिए। अब आप सोच लीजिए कि अगर फ्लैट प्लेट का एरिया ए है, ठीक है ना, तो इस फ्लैट प्लेट को सामने ही ना ये 3 प्लेट है, तो ये इस प्लेट का एरिया, यहाँ से इस प्लेट का एरिया, यहाँ से इस प्लेट का एरिया, तीनों मिल के ए के बराबर है ना। और ये भी क्लियर कहे हुए है कि ये ए है तो ये भी ए है, जितना सीढ़ी नुमा है सबका ए है। तो देखिए 3a लेंथ में ए एरिया है, तो ए लेंथ में कितना एरिया आ जाएगा? a/3। 3a लेंथ में अगर ए एरिया है, यहाँ नहीं लिखते, इधर लिख देते हैं। 3a में अगर ए एरिया है तो ए लेंथ में कितना एरिया हो जाएगा? a/3 हो जाएगा। इसमें तो कोई आपको कन्फ्यूजन है नहीं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इस प्लेट का एरिया हो गया a/3, इसका भी a/3, इसका भी a/3। अब रहा कैपेसिटर बनाने का बारी कि कै गो कैपेसिटर बनेगा। तो कैपेसिटर बनाने के लिए 2 प्लेट चाहिए और दोनों प्लेट के बीच गैप चाहिए। एक प्लेट यहाँ, एक प्लेट नीचे में। अगर इसको यहाँ से मिला लें तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ एक कैपेसिटर बन के तैयार होगा। थोड़ा सा एक हम आपको यहाँ पर कंडीशन बता दें। देखने से तो लग नहीं रहा है कि प्लेट है, अगर आप डिजाइनिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे हम कह दिए यहाँ पर ऐसे कर लीजिए,
इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाइए, ऐसे आ गए, इसको मिला दीजिए आप, फिर इसको बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये देखिए, तो एक प्लेट नज़र आ रहा है ना। उसी तरह आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन हम गैप इसको नहीं कर रहे हैं इसलिए कि थोड़ा अटपटा लगने लगेगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिगर, खिंचपिच नज़र आएगा, ठीक है ना। केवल इसको ऐसे जोड़ देते हैं। तो एक C1 कैपेसिटर, इसका C2 कह दिए और इसका C3 कह दिए। अब यहाँ कोई ये कहे, है ना, कि C1 का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलिए। तो देख सकते हैं C1 फार्मूला आपके सामने है, एप्सिलॉन नॉट, एरिया के बदले इसका एरिया क्या लिखे हैं, A/3 है, इसका एरिया A/3 है। तो एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D, A/3 और बाई कितना हो जाएगा D। तो C1 पता हो गया भाई कितना, एप्सिलॉन नॉट A/3D। कोई दिक्कत है? अब कोई कहे बंधु C2 का क्या होगा कैपेसिटी, तो C2 के लिए आप लिखिए, क्या कहिएगा C2 के लिए, तो आप आराम से देख सकते हैं ना, एप्सिलॉन नॉट A भी A/3 है, लेकिन गैप बढ़ गया, ये D हो गया और ये B हो गया, तो टोटल गैप कितना हो गया, D + B। तो अब तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट A/3 × D + B। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से C3 का वैल्यू अगर कहें, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/3 बटे यहाँ D + 2B हो जाएगा। देखिए यहाँ तो D था, ये B और ये भी B मिल के कितना हो गया, 2B। तो फाइनल इसका आंसर आप इसका लिखेगा, एप्सिलॉन नॉट A/3 × D + 2B। कोई दिक्कत नहीं है। अब C1, C2, C3 को कोई कहे कि आप बताइए कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में, तो आप थोड़ा देर सोच लीजिए, समय देते हैं आपको, बताइए सीरीज है कि पैरेलल। सोच लिए? नहीं सोच पाए कि सोच लिए? अभी तो हमको समझ में नहीं आया कि आप सोच पाए कि नहीं सोच पाए, लेकिन चलिए अब अगर सोच लिए हो तो हम आंसर बता देते हैं कि नीचे हम बोले हैं ना कि जब भी आप करिए ना तो पोटेंशियल डिफरेंस को बेस मानिए। नीचे ये एक ही प्लेट है, एक पोटेंशियल पर मान लीजिए M पर मान लेते हैं, एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, तीनों प्लेट कंडक्टर से जुड़ा हुआ है। तो इस प्लेट का यहाँ से आप निकालिए पोटेंशियल, इस प्लेट का यहाँ से पोटेंशियल निकालिए और इस प्लेट का यहाँ से पोटेंशियल निकालिए। जब तीनों एक ही से जुड़ा हुआ है तब तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ आप कह सकते हैं कि तीनों एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो इस पॉइंट को हम N मान लिए, तो देखिए VA - VN, VA - VN, VA - VN, तो तीनों सीरीज में आया कि पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पैरेलल हो गया। अब यहाँ कुछ करना ही नहीं है, जैसे ही ये समझ में आ गया कि ये पैरेलल में है तो C1 + C2 + C3, और जैसे आप C1 का वैल्यू लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A/3D, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट A/3 × D + B, और फिर है एप्सिलॉन नॉट A/3 × D + 2B। तो जो कॉमन आप ले सकते हैं उसको ले लीजिए, एप्सिलॉन नॉट A/3 कॉमन ले लिए, ठीक है ना बुआ। तो ये आ गया 1/D + 1/D + B, ये 1/D + B, और ये आ गया 1/D + 2B।
अब अगर इसका आंसर ये भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कैलकुलेशन करते हैं आप तो उस आधार पर इसका लिखिएगा। नीचे में क्या आ जाएगा, देखिए तो नीचे में आ जाएगा d इंटू डी प्लस बी इंटू डी प्लस 2b, और ऊपर में आप लिखिएगा d तो कैंसिल हो जाएगा, तो d प्लस 2b इंटू डी प्लस बी, है ना, d कैंसिल हो गया तो d प्लस बी इंटू डी प्लस 2b ये हो जाएगा। और इसके लिए तो ये गायब हो गया तो d इंटू डी प्लस 2b ये हो जाएगा, और प्लस यहाँ से आप कर सकते हैं d इंटू डी प्लस बी। तो अब ये आपका रह गया कि इसका कैलकुलेशन क्या होगा, प्लस क्या 2b, यही ना है बुआ। अब सी इक्विवेलेंट फाइनल आंसर आपको हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। देख भी ये कैलकुलेशन हो गया, आप चाहिएगा तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ भी आंसर लिखना, ठीक है ना, सही रहेगा अगर कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह के प्रॉब्लम को बना सकते हैं। तो ये एस.सी. वर्मा का 70 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब इससे आगे और आपको एप्लीकेशंस बताते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम रहे तो आप कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो चलिए एस.सी. वर्मा का ही एक और प्रॉब्लम है, एक नहीं आप देखिए यहाँ 3 प्रॉब्लम है, और ये एस.सी. वर्मा से ही है। प्रॉब्लम नंबर 24 एस.सी. वर्मा बुक का क्वेश्चन नंबर कौन है 24, और इसमें देख लीजिए ए, बी और सी, ये 3 प्रॉब्लम दिए हुए हैं। इस तीनों को डिस्कस करते हैं। अभी आपको देखने से क्या लग रहा है कि ये तीनों अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम हैं, नहीं इसका ये हो गया, ये हो गया, ये देखने से लग रहा है, लेकिन जानकर आपको खुशी होगा कि तीनों एक्चुअल में एक ही प्रॉब्लम है और तीनों का आंसर एक ही आना है, कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। अब रह गया उसको बनाने का, तो हम पहले इसको बनाएंगे और फिर बताएंगे आपको कि, ठीक है ना, तीनों एक ही कैसे है। लेकिन इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है कि उस कॉन्सेप्ट का इसमें यूटिलाइज कैसे करते हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है बुआ, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है प्योर रूप से एस.सी. वर्मा में, सॉरी किसमें है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन यहाँ इसका काम है। और इस कॉन्सेप्ट को भी आप याद रखिएगा, कहिएगा ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हम कहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि मान लेते हैं यहाँ एक कैपेसिटर है C1, ठीक है ना, दूसरा कैपेसिटर यहाँ C2, तीसरा कैपेसिटर यहाँ ले लिए C3, चौथा कैपेसिटर ले लिए C4। ये कैपेसिटर अगर ले लें, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट सीखिएगा आप केवल, ठीक है। ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इस तरह का अगर सिचुएशन हो तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर ये ए है तो नो डाउट ये ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। इसका नाम बदल देते हैं, यहाँ एम लिख देते हैं, यहाँ एन लिख देते हैं। अगर ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। कंडीशन बस इतना ही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, C1/C2, ये आप ध्यान रखना है कि C1/C2 बराबर हो जाए C3/C4 के। यहाँ आप कहेंगे इफ़, ये कंडीशन है बाबू, कि इफ़ यहाँ से कह दें इफ़ C1/C2 बराबर हो जाए C3/C4 के। अब विद्यार्थी कुछ यहाँ पर माइंड भी लगा देता है, कहता है कि C1/C3 नहीं कह सकते हैं। हम कहेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा। ये कंडीशन स्पेसिफिक है, जब ऐसा हो तभी 20/20 नहीं लेना है।
यानी एम के अपोजिट रेशियो, ये देखिए एम का अपोजिट रेशियो लेना है C1/C2, एन का अपोजिट रेशियो लेना है C1/C2। अगर ऐसा है देन तब हम लिख देंगे कि एम का पोटेंशियल और एन का पोटेंशियल बराबर होगा। किसका? एम का पोटेंशियल और एन का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, यानी Vm माइनस Vn इक्वल टू क्या? 0। और जैसे ही ये 0 हुआ तो एक बात आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर कोई कहता कि एम और एन के बीच एक कैपेसिटर जोड़ दें, हम कहे जोड़ दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक कैपेसिटर जोड़िए आप, तब ये कैपेसिटर करेगा क्या? हम कहेंगे इस कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला तो जानते हैं ना, ये होता है Q इक्वल टू C इंटू V, और V के बदले क्या है? Vm माइनस Vn, और Vn माइनस Vm का वैल्यू यहाँ 0 है, तो आप कहिएगा C गुने 0, यानी Q का वैल्यू क्या हुआ? 0। और जैसे ही 0 हो गया तो कैपेसिटर तो इसीलिए जाना ही जाता है कि उस पर चार्ज रहे, तो चार्ज का वैल्यू यहाँ क्या हो गया? 0। और जैसे ही 0 हुआ तब आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो C है 1 2 3 4, इसको 5 कर देते हैं, तो जो C5 है ये C5 इज यूजलेस। C5 जो होगा वो क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा। मतलब सर्किट में रहे या नहीं रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। फिर हम रिपीट कर रहे हैं कंडीशन यही, C1/C2, एम का अपोजिट, एन का अपोजिट, दिस बटे दिस करेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसको उलाटने का प्रयास नहीं करना है। जो साइड का यहाँ आप जिससे कन्वेंशनली आप कंसीडर कर रहे हैं उसका अपोजिट क्या होना चाहिए? रेशियो, तभी ये वैल्यू दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है ना। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए, ठीक है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट को आधार मानकर ये सब प्रॉब्लम दिया हुआ है तीनों, तो अब इस तीनों प्रॉब्लम को हम देखते हैं, ठीक है, इसको आधार मानकर। तो चलिए अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला प्रॉब्लम। जैसे ही ये होगा ये अपने आप आ जाएगा, सेम है, आपको देखने से अलग लग रहा है। हम फिर कहते हैं दोस्त कि जब भी आप ऐसे प्रॉब्लम को बनाइए तो पहला काम क्या करना है? नाम लिखना है, कि नाम लिखिए जो पॉइंट है यहाँ उसका। अगर ये ए है तो नो डाउट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये बी है तो नो डाउट ये बी हो जाएगा। यहाँ पर आप नाम अलग देना पड़ेगा, एम दे दीजिए यहाँ पर एम, चाहे इसको एन दे दीजिए एन, और यहाँ पर आप कहिएगा ये एम हो जाएगा और ये एम हो जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाइए, वो अपने आप बताएगा हम कैसे कैरी करेंगे। तो अब इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते समय हम आपको बताया ना कि रूट्स लेकर चलिए। ए का टर्मिनल आप देखिए कितना है? 2 है। तो ए का 2 टर्मिनल्स है, तो दोनों टर्मिनल्स को आप अलग अलग कर लीजिए यहाँ से, ए से अलग किए तो 1 माइक्रोफराड यहाँ आ गया, और ये किसके पास गया बाबू? एन के पास। ये कै माइक्रोफराड? 2 माइक्रोफराड। ये किसके पास गया? एम के पास। एम को यहीं पर रोक दीजिए। हमारा ये यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया, अभी 3 बचा हुआ है। तो बी वाला टर्मिनल भी आप देखिए, तो बी वाला में आप ध्यानपूर्वक देखिए, तो यहाँ भी क्या स्थिति है? 2 टर्मिनल है ना बी का, एक टर्मिनल हम यहाँ 3 माइक्रोफराड कर देते हैं। कितना? 3 माइक्रोफराड। ये 3 माइक्रोफराड, ये किससे कनेक्टेड है? एन से, तो एन आ गया। नहीं, 6 माइक्रोफराड को देखिए, तो ये किससे कनेक्टेड है? 6 माइक्रोफराड, तो ये एम से कनेक्टेड है, एम हो गया। तो इस दोनों का भी काम हो गया, 4 कैपेसिटर का काम हो गया। 5 है, 5 वाला बेचारा किससे जुड़ा हुआ है? एम और एन से, तो कोई दिक्कतें नहीं है। 5 माइक्रोफराड ये एम एन से हो गया। अब आप ये देखिए, ये वाला जो डायग्राम था, ये डायग्राम बताने की ज़रूरत नहीं है,
ये बिल्कुल वही वाला डायग्राम हुआ जो फिगर नंबर ए में दिखा गया है 24 के। तो ये यही वाला था, बस उसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग था। तो अब आपको कोई दिक्कत होगा है ना? तो बस इसी तरह का है। अब जो कॉन्सेप्ट बताया कि बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी डालिएगा तो क्या दिखेगा आपको? देखिए दिस का रेशियो और इसका रेशियो, यानी आप कहेंगे एज 1/3 बराबर हो जाएगा किसके? 2/6 के। नहीं तो अब 1/3 और 2/6 बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों बराबर है ना, 1/3 ये भी आ जाएगा ना, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एम और एन का पोटेंशियल आपस में क्या है? बराबर है। और जब एम और एन का पोटेंशियल बराबर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 5 माइक्रो, इसका मतलब ये हुआ कि वी एम माइनस वी एन इक्वल टू 0। और ये 0 होने का मतलब कि 5 माइक्रोफराड कैपेसिटर जो है ये इज़ यूजलेस। खैर हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये यूजलेस था कि नहीं था, मतलब ये हो गया कि ये अब नहीं है इस जगह। समझ लीजिएगा एक वायर जुट गया है, तो जैसे ही इसको एक वायर मान लेंगे बाबू, तो अभी स्थिति क्या होगा कि जैसे आप वायर मानेंगे तो आप ये समझिएगा कि 1 माइक्रोफराड का एक टर्मिनल ए और दूसरा टर्मिनल एम कह दीजिए या एन, तो ये देखिए दोनों पैरेलल में हो जाएगा कि नहीं? तो दोनों पैरेलल में होगा तो पैरेलल में आप लिखिएगा यहाँ 1 माइक्रोफराड प्लस 2 माइक्रोफराड। अभी ये कैलकुलेट हो गया कितना आ गया? 3 माइक्रोफराड पैरेलल में हो गया। उसी प्रकार से इसके बारे में तो 3 और 6 देखिए यहाँ बी माने हुए हैं, तो 3 और 6 भी किस में आ जाएगा? पैरेलल में। तो 3 + 6 माइक्रोफराड यानी कि ये 9 माइक्रोफराड हो गया। नहीं अब ये तो दोनों आ गया। अभी आपको विचार करना है ये 9 और 6, अभी तो एक हो जाएगा यहाँ, एक हो जाएगा यहाँ, दोनों जोड़िएगा तो सीरीज में आ जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पर फाइनली कोई कहे क्या लिखेंगे, तो हम कहेंगे अब सी इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना? 3 × 9 / 3 + 9। सही है? तो 3 × 9/3 + 9, तो ऊपर में आ गया। आप समझ सकते हैं ना ऊपर में क्या आएगा? ऐसा कह दीजिए 3 × 9/12। अब ये 9/4 और 9/4 मतलब 2 और 1 आ जाएगा तो फिर 2 और ये 5 माइक्रोफराड। तो ये इसका आंसर होगा। अब आप थोड़ा विचार करिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसा ये प्रॉब्लम था बिल्कुल वही ये भी था। हम बोले थे पहले ही कि ये तीनों एक ही है। इसकी बात करिए तो देखिए इसको आप बीच में ला दीजिएगा, नहीं बात समझे? बिल्कुल यही वाला आ जाएगा। ये केवल ट्रायंगल जैसा बनाया है लेकिन फिगर तो वही है। तो तीनों के लिए एक ही आंसर है ये। अब ये जो सॉल्यूशन है फिगर इससे लिया गया है, लेकिन ये सॉल्यूशन ए के लिए भी है, बी के लिए भी है और सी के लिए भी है, तीनों के लिए। ठीक है? तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से कैपेसिटर के प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं। बात को समझे कि नहीं? तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना। तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप आसानी से बना सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो कैपेसिटर का लेकर आएंगे, उसमें अलग वैरायटी के प्रॉब्लम्स को बताएंगे। तब तक इसको बनाते रहिए और खूब सीरीज पैरेलल जो किताब मिले उसको बनाइए। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो का वेट करिए, उसमें और प्रॉब्लम बताएंगे जो कि इसी सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट से गाइडेड होंगे। उसमें डाइलेक्ट्रिक भी हम लोग डाल के देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक डालने पर क्या प्रभाव पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक बनाते रहिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़ाने का कष्ट करें और लाइक शेयर कमेंट जो भी आप करना चाहते हो करते रहें ताकि हमारा हौसला बढ़ते रहे। तब तक के लिए लव यू ऑल, गुड बाय।